शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में पहला आर्टिकल देखने वाले हैं पार्टिकुलरली पॉल्यूशन को जब सरकारें हैंडल नहीं कर पाती हैं तो कई बार हमने देखा है कोर्ट सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट सामने आई है, कई बार उसने स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली जैसी जगहों के मामले में भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, वहाँ की राज्य सरकार को फटकारें लगाई है और बोला है कि आप तुरंत एक्शन लीजिए, नहीं तो फिर हमें ही कदम उठाना पड़ जाएगा। तो भारत में न्यायिक सुधार की प्रभावशीलता कमज़ोर इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म के कारण कमज़ोर पड़ जा रही है। आदेश तो दे देते हैं लेकिन उस आदेश को कोई मानता नहीं है, इसका कहने का मतलब यही है। एग्जाम्पल के तौर पर हम जयपुर का एक उदाहरण ले रहे हैं। जयपुर के सेंट्रल एरिया में रहने वाले लोग अक्सर बस और ट्रक द्वारा एयर हॉर्न के उपयोग से परेशान रहते हैं, वो भी देर रात के टाइम तक। नॉइज़ पॉल्यूशन रेगुलेशन पहले से मौजूद है, फिर भी इन्फोर्समेंट काफ़ी कमज़ोर है, अमल काफ़ी कमज़ोर है। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है कि रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक मेन जो रास्ते हैं वहाँ पर हॉर्न के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश भी दिया है। फिर भी ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसे इन्फोर्समेंट एजेंसी ने इस आदेश को सही तरीके से लागू नहीं किया है। मतलब आदेश दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से, कौन सा कोर्ट? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। लेकिन दिक्कत वाली बात हो जाती, इसको लागू करवाने का काम किसका है? पुलिस का, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। ये जो इन्फोर्समेंट की एजेंसियां हैं ये सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, और करेंगी भी तो 200-400 रुपये वसूल कर लेंगी और उनको छोड़ देती हैं। तो एनजीटी को क्या करना चाहिए? एनजीटी को जांच भी तो करना है कि मेरी बात कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है तो एक्शन लेना चाहिए ताकि प्रैक्टिकली चीज़ लागू हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर एयर हॉर्न का कंप्लीट बैन करना एक प्रभावी विकल्प हो सकता था, लेकिन इस पर उन्होंने विचार ही नहीं करे। दिक्कत ये हो गई, ये समस्या 2 साल बाद जस की तस बनी हुई है। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं जो जुडिशियल ऑर्डर है, ठीक है, जुडिशियल ऑर्डर है, इसमें इन्फोर्समेंट के लिए स्ट्रेटजी हमें बनाना पड़ेगा। अगर जुडिशियल ऑर्डर इस तरह डिज़ाइन करे जाएं कि वे इन्फोर्समेंट चैलेंज को ध्यान में रखें तो उससे रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन और पब्लिक सेटिस्फिकेशन दोनों को बढ़ावा मिल सकता है। नेपाल का उदाहरण देख लीजिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्ट्रिक्ट नॉइस कंट्रोल इन्फोर्समेंट और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन के कारण शानदार बदलाव देखने को मिला है। इससे ये चीज़ साबित हो जाती है कि जब प्रोएक्टिव इन्फोर्समेंट को पब्लिक एजुकेशन और कोऑपरेशन के साथ मिला देते हैं तो इम्पैक्टफुल बदलाव आ जाता है। तो इन्फोर्समेंट केवल फॉर्मल प्रक्रिया नहीं है, ये न्याय का एक अभिन्न हिस्सा है। कमज़ोर इन्फोर्समेंट के कारण न सिर्फ गवर्नेंस पर असर पड़ता है बल्कि जनता का जुडिशियरी पर से भी भरोसा उठ जाता है। कौन कौन से चैलेंजेस हैं एंड जुडिशियल फोरसाइट की कहाँ पर ज़रूरत है? इन्फोर्समेंट में दिक्कतें ज़्यादातर सिस्टमेटिक इशू को बताती हैं। तो इन्फोर्समेंट की जो एजेंसी ज़्यादातर माइनर माने जाने वाले वायलेशन पर एक्शन लेने से बचती है। इससे जुडिशियल इंटेंट और ग्राउंड रियलिटी के बीच बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आ जाता है। जुडिशरी को पहले से इन्फोर्समेंट हर्डल का अनुमान लगाना पड़ेगा ताकि आदेशों को ज़मीन तक उतारा जा सके। फिर एक केस स्टडी करी जाती है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू 2017 का लिक्योर बैन केस, दारू बंद करने का ये केस। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रिंक ड्राइविंग की वजह से होने वाले एक्सीडेंट को रोकने के लिए हाईवे के 500 मीटर के अंदर दारू की दुकान नहीं होना चाहिए, किनारे में आइट साइड में, इसको बैन लगा दिया। लेकिन इसको लागू कभी नहीं किया जा सका है ना। बहुत जल्दी से सामने आ गई, जैसे कई सारे हाईवे को अर्बन रोड घोषित कर दिया गया। लिक्योर आउटलेट को 500 मीटर से बस थोड़ा सा बाहर शिफ्ट कर दिया, मतलब 500 से एक कदम बस आगे कर दो। इससे ये चीज़ क्लियर हो गई है कि कोर्ट ने प्रैक्टिकल चैलेंज को पहले से अनुमान नहीं लगाया था और एग्जीक्यूशन में डिले ने फैसले को कमज़ोर बना दिया। मतलब हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है।
अब सीपीसी के प्रोविजंस और लिमिटेशन। सिविल प्रोसीजरल कोड की सेक्शन 38 के अंतर्गत डिक्री को उसी कोर्ट या किसी अन्य कोर्ट के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी में बताया जाता है कि डिक्री को ग्रास रूट से लेकर के हाईएस्ट कोर्ट तक कैसे करके आप एग्जीक्यूट करेंगे। फिर भी ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूशन काफ़ी कमज़ोर रहता है, क्योंकि कभी कभी डिक्री की वैलिडिटी पर सवाल उठते हैं। जुडिशियल मिसकंडक्ट की शिकायत भी आ जाती, मतलब मैं जो बोला हूँ मेरी बात नहीं माने हैं तो कभी कभी मेरे ही ऊपर क्वेश्चन उठा देते हैं, कभी कभी बोल देते हैं जुडिशियल मिसकंडक्ट कर दिया हूँ मैं। तो इफ़ेक्टिव जुडिशियल इन्फोर्समेंट के कुछ सफल एग्जाम्पल हैं जहाँ पर कोर्ट ने बोला है और उसकी बात मानी गई है। जैसे कि कॉमन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का यह केस, सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव एथोनसिया को लीगल मान्यता दी थी। ठीक है, तो इसमें कहना चाहिए जजमेंट में क्लियर गाइडलाइन थे, इसलिए ये चीज़ संभव हो पाई है। इसके अलावा ठीक है, मॉनिटरिंग और ओवरसाइट भी किया गया, तब जा कर के बोला गया कि नहीं ये चीज़ सही है। मतलब जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है इसको कानूनी सिद्धांत दिया और ये चीज़ सफल भी हुई। निगरानी और निरीक्षण इसका मौजूद रहा था। इस क्लैरिटी के चलते चलते डिसीजन को सफलतापूर्वक लागू किया जा सका था। इसके अलावा ताज ट्रेपीजियम जोन डायरेक्टिव है। मथुरा ऑयल रिफाइनरी के आसपास ग्रीन बेल्ट बनाया गया। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग को रेगुलर कर दिया गया। ये सब पॉसिबल हुआ इंटर एजेंसी कोलेब्रेशन की वजह से। इनसे चीज़ क्लियर है कि एक्शनेबल ऑर्डर होना चाहिए, रेगुलर मॉनिटरिंग करना है, इंटर एजेंसी कोऑपरेशन, ये इन्फोर्समेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन्फोर्समेंट को कैसे करके इंश्योर किया जाएगा, इसके लिए देखिए हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एजेंसी में एक ऑफिसर बनाना पड़ेगा जो कि जुडिशियल ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन की देखरेख करेगा। वो ऑफिसर आदेशों को लागू करेगा, रेगुलर ऑडिट करेगा, रिपोर्ट बनाएगा और आदेश कानून मतलब जो कानून है, जो आदेश है, लागू ना करने की स्थिति में अकाउंटेबल वही रहेगा। तो टेक्नोलॉजी का भी हमें इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जुडिशियल ऑर्डर से जुड़े डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करने और उनको समय पर रिपोर्ट बैक करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉजिटिव इन्फोर्समेंट के मेजर्स भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए कॉम्प्लायंस इम्प्रूव होती है, बेटर पॉलिसी फॉर्मेशन और इफेक्टिव इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन भी ज़्यादा ज़रूरी है। निष्कर्ष में हम ये बोल सकते हैं, वे फॉरवर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि भारत में जुडिशियल रिफॉर्म्स की सफलता को कमज़ोर इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म कमज़ोर कर रहे हैं। इनमें सिस्टमेटिक गैप है, इसको फिलअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एक स्ट्रक्चर वाला सिस्टम हमें बनाना है, ऑफिसर को जुडिशरी के प्रति अकाउंटेबल बनाना है, टैंक ड्रिवन मॉनिटरिंग होना चाहिए, पब्लिक इंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, सरकारों को अक्सर इस आधार पर जज किया जाता है कि वो किसी क्राइसिस या आपदा में कितनी तेज़ी से रिएक्ट करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हाल फिलहाल में हम देख लें, मणिपुर का क्राइसिस चल रहा है, कोरोना का क्राइसिस आया था, ठीक है। तो असली लीडरशिप ये होती है कि वे कितनी कुशलता से रिफॉर्म करती हैं। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ बनाई गई हैं अलग अलग चीज़ के लिए, जैसे कि होम मिनिस्ट्री बनाई गई है दंगा, आतंकवाद, कानून व्यवस्था की विफलता के लिए। कई सारी मिनिस्ट्रीज़, विशेष रूप से होम मिनिस्ट्री, आपातकालीन स्थिति जैसे कि दंगा, आतंकवाद, कानून व्यवस्था की विफलता में बढ़िया प्रदर्शन करती है, लेकिन ये केवल इमीडिएट थ्रेट्स को थ्रेट्स को काबू में लाती है तुरंत। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये नहीं निकाल पा रही है। दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की। इसके अलावा यदि हम बात कर लें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो वे बताते हैं कि टेम्पररी फिक्सेस से आगे बढ़कर के हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। ये बदलाव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में साफ दिखाई देता है, जिसे
पहले एक क्राइसिस मिनिस्ट्री के रूप में देखा जाता था, जो तब सक्रिय होती थी जब कहीं पर दंगा फसाद हमको देखने को मिल जाता था। ठीक है, जैसे कि कहीं दंगा हो रहा है, इंसर्जेंसी है, या राज्य सरकारों की असफलताएं सामने आती थी। उस समय कार्यवाही ज़्यादा रिएक्टिव होती थी, प्रिवेंटिव या फिर इंस्टीट्यूशनल नहीं देखने को हमको मिली थी। अब न्यू फोकस की हम चर्चा करते हैं कि हाल के वर्षों में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने खुद को पूरी तरह से बदल डाला है। अब वो केवल क्राइसिस रिस्पॉन्स नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने पर ध्यान दे रही है। ठीक है, जैसे कि काउंटर टेरर लॉ को मजबूत करना, एजेंसीज का मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन को और भी ज़्यादा बेटर करना। अब मंत्रालय केवल खतरे के आने पर प्रतिक्रिया नहीं देता है, बल्कि पहले से ही अनुमान लगा रहा है, प्रिम्प्ट कर रहा है, समय से पहले पहचान कर रहा है और उसकी तैयारी कर रहा है। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और फेडरल गवर्नेंस की रीढ़ है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 355, 256 और 356 के जरिए इसे सुरक्षा मामले में सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की पावर भी दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस से रिलेटेड चीज़ों को। ठीक है, 1980 के दशक से यदि देखा जाए, बढ़ते टेररिज्म और इंसर्जेंसी ने भारत में सिक्योरिटी स्पेंडिंग बढ़ा दी है। पंजाब की मिलिटेंसी, कश्मीर में टेररिज्म है एंड नक्सल वायलेंस ने इस मिनिस्ट्री को डायरेक्ट इंटरवेन करने पर मजबूर कर दिया है। राज्य पुलिस बलों के पास संसाधनों की कमी थी, जिनसे उनकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पर डिपेंडेंसी बढ़ गई है। अब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स मतलब असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी एंड एसएसबी। एग्जाम्पल के तौर पर सीआरपीएफ की आरएएफ की बात करें, ठीक है, जिसको बोला जाता है क्या चीज़, रैपिड एक्शन फोर्स का दंगे कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाना। सीआईएसएफ की शुरुआत भी 1970-80 के इंडस्ट्रियल अनरेस्ट मतलब बंगाल और केरल को कंट्रोल करने के लिए हुई थी। इस दौरान कुछ विभाग मिनिस्ट्री से हटाए गए, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट अफेयर को हटा दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को भी हटा दिया गया, जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट और नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो इसमें हमने ऐड कर दिए थे, ताकि ये और भी अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल हो सके। इसके अलावा 3 मेजर कॉन्फ्लिक्ट जोन भी बनाए गए हैं और उनकी कीमत। भारत के 3 मुख्य सिक्योरिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से? कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है और सेंट्रल इंडिया मतलब नक्सलाइट वाला एरिया। इन क्षेत्रों में पिछले 4 दशकों में लगभग 36,000 जवान और इतने ही नागरिक मारे गए हैं। इसका असर ये हो गया है पुलिस का ध्यान अन्य क्षेत्रों से, जैसे कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन, नार्कोटिक कंट्रोल, डिजास्टर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी एडाप्टेशन से हट गया है। अब हम बात कर लेते हैं लीडरशिप की स्टेबिलिटी का क्या असर हो सकता है। तो अतीत में ज़्यादातर गृह मंत्रालय में बार बार लीडरशिप बदलते रही है, जैसे इंदिरा गांधी के तीसरे कार्यकाल में हुआ था, राजीव गांधी के कार्यकाल में 4 गृह मंत्री बदले गए थे, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड में ये स्थिरता देखने को मिली है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने भी लॉन्ग टर्म विजन बनाए रखने के लिए उसके मंत्री को बदला नहीं है, इसलिए ज़्यादातर हमको गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह ही देखने को मिले। अब रिफॉर्म और रिएक्टिव रिस्पॉन्सेस का अंतर। पहले होम मिनिस्ट्री के कानून और पॉलिसीज़ में दिक्कत आ जाती थी, जैसे कि टाडा पंजाब इंसर्जेंसी के बाद, पोटा आया 2001 के संसद हमले के बाद, एनआईए आया 26/11 मुंबई हमलों के बाद। मतलब ये रिएक्शन थे, लेकिन 2019 के बाद से 27 से ज़्यादा लेजिस्लेटिव रिफॉर्म किए गए जो एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, जैसे टेरर जुरिस्प्रूडेंस को नया रूप देना, कश्मीर इंटीग्रेशन, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म। तो अब मल्टी एजेंसी अप्रोच अपनाई जा रही है, मतलब कानून भी, बजट भी देना, ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन भी करना है एंड रिव्यू भी करना है। इस प्रकार से काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। वहीं यदि हम बात कर लें टेरर और क्रिमिनल जस्टिस पर क्या असर पड़ा है, तो एनआईए कानून और यूएपीए में रिफॉर्म लाए गए।
टेरर की डेफिनेशन में भी हमको चेंजेस देखने को मिला है। टेररिज्म की डेफिनेशन क्रिमिनल लॉ में तय की गई है। इसके अलावा टेरर ग्रुप्स की फंडिंग रोकने पर जोर दिया गया है। एनआईए को एक्सपांड करना, एमएसी मतलब मल्टी एजेंसी सेंटर को स्ट्रेंथन करना और ड्यूटी टू शेयर इंटेलिजेंस कल्चर को बढ़ावा देना। इसके अलावा क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म में भी हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले थे, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके अलावा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करी गई है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम का पूर्ण रोल आउट, मतलब 17,130 पुलिस स्टेशन में कोर्ट, जेल और फॉरेंसिक लैब सब जोड़ दिए गए। स्टेट को अब इनकरेज किया जा रहा है कि वे इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक को अलग अलग करें। इसके अलावा बजट के एलोकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हमको बदलाव देखने को मिला है। 2019 में पहली बार मिनिस्ट्री का बजट 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। 2025 में 2.33 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। CAPF पर खर्चा 2013-14 में 38,000 करोड़ था, जो कि अब 2024-25 में 97,000 करोड़ हो गया। इसके अलावा ग्राउंड इम्पैक्ट की बात करें, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एंड नक्सल एरियाज़ में 70% हिस्सा में हमको गिरावट देखने को मिली है। ये फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट में भी कमी आई है। इंसर्जेंसी कमज़ोर पड़ गई है। नक्सल बेल्ट में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आर्टिकल 370 का डाइल्यूशन पीस अकॉर्ड, डेवलपमेंट प्लस सिक्योरिटी की डुअल स्ट्रेटजी से सुधारा गया है। निष्कर्ष में बोल सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अब एक रिएक्टिव क्राइसिस मैनेजर नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटजिक रिफॉर्म ओरिएंटेड बॉडी बन चुकी है। इसने इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को फ्यूचर बॉडी बना दिया है, फ्यूचर रेडी कर दिया है। मतलब अब घटना घटित हो रही है तब कानून बना रहे हैं, ऐसी नहीं रह गई, वो पहले से ही तैयारी कर रही है। दोस्तों, इस आर्टिकल में हम देखने वाले हैं कि हाल फिलहाल में देखा जाए, चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने मछुआरों के लिए, पार्टिकुलरली जो फिशरीज़ वाला सेक्शन है उसके उद्धार के लिए कुछ स्कीम लॉन्च की है। काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट खर्चा किया गया है इनके द्वारा। M.K. स्टालिन ने मंडे के दिन अनाउंसमेंट किया है स्पेशल लाइवलीहुड स्कीम, जिसकी कीमत है 216 करोड़ रुपए की। ठीक है, इसके साथ ही साथ डीप सी फिशिंग हार्बर भी विकसित किया जाएगा थांगी ची मडाम पंबन में। ठीक है, कहाँ पर? थांगा ची मडाम पंबन एंड कुंडुकल एट ए कोस्ट ऑफ 360 करोड़ रुपए। मतलब डीप सी फिशिंग हार्बर भी बनाएंगे। इसके अलावा स्पेशल लाइवलीहुड स्कीम भी लेकर के आए हैं M.K. स्टालिन। इससे फ़ायदा मिलने वाला है फिशरमैन्स को, इन डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले, मतलब पार्टिकुलरली जो गल्फ़ ऑफ मन्नार वाला एरिया है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, तो इनकी जीविका के लिए तमिलनाडु वाले सेक्टर में बहुत सारी स्कीम सरकार लॉन्च करने वाली है। तो बोला जा रहा है कि देखिए, थंगची मडम, कुंडुकल, 2 जगह पर 150 करोड़ की लागत से डीप सी फिशिंग हार्बर भी बनाए जाएंगे। वहीं पंबन में 60 करोड़ की लागत से एक और हार्बर बनने वाला है। 216 करोड़ रुपए की लाइवलीहुड और वेलफेयर स्कीम स्थापित करी जाएंगी। सीवीड कल्टीवेशन, मतलब समुद्री शैवाल की खेती में लगे लगभग 7,000 लाभार्थियों को टेक्निकल ट्रेनिंग एंड आवश्यक इक्विपमेंट प्रोवाइड करे जाएंगे। इसके अलावा 52 करोड़ रुपए का भी बजट सरकार ने यहाँ पर डाली है। फिश और फिश बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तैयार करने के लिए 15,300 मछुआरों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसके अलावा नेट मेकिंग, रिपेयरिंग, बोट बिल्डिंग, ड्राई फिश प्रोसेसिंग, ऑर्नामेंटल फिश टैंक मेकिंग, शेल क्राफ्ट प्रोडक्शन जैसे जो अल्टरनेट लाइवलीहुड के साधन, इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार 54.48 करोड़ रुपया खर्चा करने वाली है, जिसका फ़ायदा सीधे सीधे लगभग 20,000 फिशरमैन्स को मिलने वाला है। इसके अलावा कच्चा थीवू आइलैंड से रिलेटेड मुद्दा भी इनके द्वारा उठाया गया है।
उन्होंने बोला कि 2 अप्रैल 2025 को विधानसभा में हमने एक प्रस्ताव पारित किए हैं ताकि मछुआरों की समस्याओं का स्थायी समाधान हम निकाल सकें। इस प्रस्ताव में कच्चाथीवी को फिर से भारत में मिलाने, श्रीलंका की जेलों में बंद मछुआरों की रिहाई और जब्त की गई नावों की वापसी की डिमांड करी गई है। उनका कहना है कि श्रीलंका की जो सेना है तमिलनाडु के मछुआरों की लगातार गिरफ्तारी करती है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हम राज्य सरकार की ओर से अपने मछुआरों की रोजी रोटी की सुरक्षा में कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं, ऐसा बोला गया है एम के स्टालिन के द्वारा।